माफिया की ये मस्त-मस्त वाली लव स्टोरी लेकर के आई हो यार, कहानी मतलब कमाल की है, क्या ही बोलूँ मैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक कपल जीचू और रोआन को, दोनों काफ़ी खुश थे, एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। जितने भी पार्टी में सारे लोग आए हुए थे, सारे उस कपल का बड़ाई कर रहे थे कि दोनों बिल्कुल हैप्पी कपल हैं। रोआन एक परफेक्ट हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का बहुत ही ख्याल रखता है और उतना ही ज़्यादा वो रिच भी है। लेकिन कहते हैं दूर के ढोल ही सुहाने होते हैं। जो कपल हैप्पी दिखे ज़रूरी नहीं कि उनके रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट ही हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। जब जीजू डांस खत्म करती है तो वो रोहान को कहती है, एक्चुअल में मुझे वॉशरूम जाना है। वो जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर बई नाम की एक गर्ल आ जाती है जो कि रोहान में इंटरेस्टेड थी। वो दोनों कॉलेज में क्लासमेट भी हुआ करते थे, लेकिन रोहन जीजू को छोड़ कर के किसी को भाव ही नहीं देता। वो उसे डांस करने के लिए पूछती है, तो वो उसे मना कर देता है। अब यहाँ पर जीजू कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम एन्जॉय करो, मैं आती हूँ वॉशरूम से। जब वो वहाँ से लौट रही थी, तो मिरर में देखते हुए अपने लाइफ की असली कहानी सोच रही होती है। कहानी कुछ यूँ है कि जीजू और ज़िज़ी दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। यहाँ पे रुआन ने पहले तो ज़िज़ी को पटाया। वो सिर्फ़ पैसे के लिए उसके पास था। उसने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और उसके ऐसे पूरे ये को प्रॉपर्टी को हड़प लिया। लेकिन पता नहीं कि रुआन को क्या चुल है, वो ज़िज़ी को इस तरीके से बुली करते हुए अंधेरे कमरे में पीट करके बंद करके रखता है और जीजू को ब्लैकमेल करता है कि वह जीजी बन करके पूरी दुनिया के सामने जाए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बहन को मार डालेगा। अब जीजू यहाँ पर परेशान होकर के समझ नहीं पा रही होती है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। उसकी बहन की जान बचाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। कई सालों से वो इस प्रॉब्लम से निकलने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। दुनिया के सामने तो वो दोनों एक परफेक्ट कपल है, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो हम सबको दिख ही रही है यहाँ पर। अब इस तरीके से वो वहाँ से लौट रही होती है ड्राइवर के साथ। रोहन का रिंग उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, वो उसे गुस्से में खोल देती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक इंसान उड़ता हुआ फ्लाई जंप मारते हुए उसके कार के आगे गिरता है। एक ऐसी टीम थी जिसके बीच में लड़ाई हो रही होती है। वहाँ होता है एंड्रे हुओ का। देखने में तो वो एक माफिया टाइप के इंसान लग रहा होता है। हुआ यहाँ पर उन लोगों की पिटाई कर रहा था। ये देखते ही जीजू काफ़ी घबरा जाती है। वहाँ से निकलने का कोशिश करती है, लेकिन उस लड़ाई में उसका ड्राइवर भी मारा जाता है। वो वहाँ से जा भी नहीं पा रही होती है। वो सबको ख़त्म करने के बाद उसके पास आता है और यहाँ पर वो काफ़ी घबराई हुई थी और उसे कह रही होती है कि देखो, मुझे जान से नहीं मारो, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम मेरी कार ड्राइव करके लेकर के जा सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगी। वो सोच रहा था कि ये लड़की को मरने से डर लग रहा है और ये मुझे यहाँ पे लिफ्ट देने के बारे में बोल रही है। लेकिन एक्चुअल में हुआ को यहाँ से निकलना तो था ही, तो वह चीचू की बात मान जाता है। जीजू घबरा रही थी कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत ना करे। वो उसका स्कार्फ खोल करके उसे ब्लाइंड फोल्ड करता है ताकि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है ये ना देख पाए, और फिर जीजू का कार ड्राइव करते हुए लेकर के शहर से दूर छोड़ आता है। काफ़ी देर बाद ड्राइव करते हुए जीजू घर पहुँचती है। रोहन बहुत गुस्सा था कि वो इतनी देर से कहाँ थी। वो पूरी तरीके से उसे कंट्रोल करके रखता था। जीजू घबराई हुई थी, उसके बॉडी पर ब्लड लगे थे। वो कहती है कि रास्ते में कुछ गुंडे लोग आपस में लड़ रहे थे और मैं उसमें फंस गई थी। इस चक्कर में हमारा ड्राइवर भी मारा गया था। रोहन उसे कहता है, उन गुंडों ने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? जीजू कहती है नहीं। वो गुस्से में जीजू को उठा करके वॉशरूम लेकर के जाता है और उसकी बॉडी को वॉश करने लगता है। वो उसे वार्न करके रखा था कि कोई भी दूसरा लड़का उसके अलावा उसे टच नहीं करना चाहिए। जीजू बिल्कुल काम हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो जितना स्ट्रगल करेगी वो उसे उतना ज़्यादा बुली करेगा। आफ्टर दैट वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे मिल्क पीने के लिए देता है, क्योंकि वो मिल्क जीजी को पीना पसंद था। जीजू को मिल्क से एलर्जी होती थी, लेकिन रुआन के कहने पर उसे पीना पड़ता है। हर बार उसे प्रॉब्लम होता था और जब भी वो रुआन की बात को टालती थी तो वो उसका पनिशमेंट उसकी बहन से लेता था। इसी वजह से वो चुपचाप इस बार पी लेती है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि हु जो कि शहर का रिचेस्ट प्रिंस है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद चाइना में लौटा है। वो एक पार्टी होस्ट कर रहा है और उसने हमें भी बुलाया है। रोहन कंफ्यूज, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार जब उसने पार्टी थ्रू किया था दूसरे सिटी में, तो उसने मुझे बुलाया नहीं था, जबकि हमारा बिजनेस उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। अभी क्या हो गया जो वो मुझे इनवाइट कर रहा है? बट जो भी हो, प्रिंस का बुलावा है, जाना तो पड़ेगा। जीजू जब हुओ के बारे में सुनती है तो सोचती है शायद किस्मत उसे मौका दे रही है, और यहाँ पर वो हुओ का हेल्प ले करके रुआन से पूरी तरीके से पीछे छुड़ा सकती है।
अब obvious सी बात है वहाँ कपल को जाना था तो इसी वज़ह से रुआन को जीजू को लेकर के जाना ही पड़ता। वैसे कहते हैं कि कल हमें पार्टी में जाना है, रेडी हो जाना। जीजू सोच रही होती है कि ये मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती है। वैसे कैसे न कैसे करके हो को पटाना ही होगा, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही इकलौता इंसान है जो कि रुआन से भिड़ सकता है। अगले दिन हम पार्टी का सीन देखते हैं, वो जीजू के साथ उस पार्टी में पहुँचता है, जहाँ पर कि वही गर्ल सॉरी बेई भी आई हुई थी। यही गर्ल बेई इस तरीके से जीजू से हमेशा ही जेलस रहती थी क्योंकि वो भाई रुआन से शादी कर चुकी है उसकी नज़र में। अब यहाँ पर वो उसका इस्तेमाल करने का सोचती है, तभी वहाँ पर वो एंट्री लेता है वो प्रिंस बन करके। जीजू उसे देखते ही पहचान जाती है, ये तो कल वाला बंदा है। और सोचती है तब तो इसे पटाना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। वो यहाँ पे जीजू को देख कर के सोच रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही है और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो ऊपर कॉरिडोर से ये देख रहा होता है और जीजू वॉशरूम जाने का बहाना ढूंढ रही थी। और बात करने के बहाने जानबूझ करके भई के पास जाती है और उसके ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। ये देखती है बस पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तरीका नहीं पता है, बताओ तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। जीजू तो वैसे नॉर्मली काफ़ी शाय, काफ़ी टिमिड से रहती थी, लेकिन भई जब उसके साथ बदतमीज़ी करती है तो वो उल्टे उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तमाशा बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे रुआन दूसरे बिज़नेसमैन से बात करना छोड़ कर के वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है क्या हुआ? जीजू कहती है गलती से थोड़ा-सा वाइन बाई के ड्रेस पे गिर गया और वो इतना तमाशा कर रही है। रुआन जीजू का सपोर्ट करते हुए बाई को जीजू को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। हालाँकि उसे ये मंज़ूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कहने पर उसे बोलना पड़ता है। इसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जीजू रुआन को कहती है मेरा ड्रेस थोड़ा ख़राब हो गया, मैं वॉशरूम से इसे क्लीन करके आती हूँ। रुआन कहता है किसी को भेजना पड़ेगा क्या साथ में? जीजू कहती है नहीं, मैं वॉशरूम खुद ही ढूँढ लूँगी। वो तो अकेले जाने का मौका ढूँढ रही होती है। रोहन नहीं समझ पाता है कि आखिरकार वो क्या प्लान कर रही है और उसे अकेले जाने के लिए बोल देता है। जीजू हुओ का कमरा ढूंढते ढूंढते वॉशरूम के बहाने उसके कमरे में पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है मैं लड़कियों के साथ डील नहीं करता। जीजू से कहती है ये डील तुम्हें बहुत ही फायदा देने वाला है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है। जीजू से कहती है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो और बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हो एक बार में जीजू की ये बात मान जाता है। जीजू को सोचना था ज़रूर कि इतना बड़ा माफ़िया है, इसे कौन-सी लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ इस चीज़ का डील क्यों कर रहे हैं? वो दोनों वहाँ पर पार्टी में इंटीमेट होते हैं। नीचे रुआन जीजू के आने का इंतज़ार कर रहा था। रोमांस करने के बाद वो जीजू से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो नोटिस करता है कि ये जीजू का फर्स्ट टाइम था। जीजू से कहती है कि हाँ, वो सिंगल है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। पहले तो वो उसे 10 मिलियन की डिमांड करती है क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे मांग रही थी। वो को लगता है कि शायद उसे पैसा ही चाहिए होगा, तो फिर जीशु को वो 10 मिलियन दे देता है। वो उसे लेती है और चली जाती है वहाँ से। रास्ते में वो रोहन से मिलती है। रोहन उसके शोल्डर पे लव बर्ड देख करके डाउट कर रहा होता है कि वो कहाँ गई थी। काफ़ी देर भी हो गया, तभी उसे मैसेज आता है। वो थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ता है तो जीशु जल्दी से अपना लिपस्टिक निकाल करके उसी चोट पर लगा लेती है ताकि रोहन उसे पहचान ना पाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो देख रहा होता है। रोहन जब देखते है कि उसकी बॉडी पे लिपस्टिक लगा है तो पूछने लगता है कि लिपस्टिक यहाँ कैसे लगा है? वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो अपना मेकअप रिटच कर रही थी तो शायद लिपस्टिक लग गया होगा। मैं अपना ड्रेस क्लीन करने के लिए गई थी। चलो, नीचे पार्टी में सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो रोहन ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसकी बहन उसके कब्ज़े में है तब तक जीजू कुछ भी नहीं कर सकती। इधर वो जब जीजू को ऐसा करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो उसकी सारी जन्म पत्री निकालने के लिए बोलता है अपने बंदे को। फिर जब जीजू वॉशरूम में नहा रही होती है तो वो सोचती है कि वो हो को इम्प्रेस करने के लिए, उसे खुद में इंटरेस्टेड करने के लिए उसके पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसका कार्ड फेंक देती है। इधर हो को जब जीजू के बारे में सब कुछ पता चलता है कि वो एक्चुअल में मैरिड है तो उसे जीजू के बारे में नहीं, उसे जीजी के बारे में पता चलता है क्योंकि जीजू की आइडेंटिटी जो थी वो पूरी दुनिया से हिडन थी, सबको तो वो जीजी ही लगती थी। अब जीजी तो दुनिया के सामने रोहान की वाइफ है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो रोहान की वाइफ है, उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरफ हर जगह आते हैं, तो फिर जीजू उसके पास क्यों आई थी? वो उसे चाय पर बुलाने के लिए बोल देता है।
इधर दूसरी तरफ जीजू और रोहन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो जीजू को घर पर ही रहने के लिए बोल करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही उसे हुओ के पंटर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। जीजू सोच रही थी कि शायद उसका प्लान वर्क कर रहा है और उसने स्विमिंग पूल वाले एरिया में उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे जाती है, पूछती है बताओ क्या हुआ, तो वो उसे स्विमिंग पूल में खींच लेता है। वो सोच रही होती है कि क्या वो उसके बॉडी में सच में इतना इंटरेस्टेड हो चुका है। वो जीजू से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम सिंगल हो, लेकिन तुम तो रोहन की वाइफ हो। जीजू से कहती है मैं सिंगल हूँ, तुमने उस रात देखा तो था ना, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। वो सोच रहे होते कि शायद वो भी झूठ बोल रही है या मजाक कर रही है। वैसे कहते तो फिर ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड रोहन यहाँ पर आने ही वाला है मेरे साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। जीजू घबराने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोहन उसे यहाँ पर देखे, वरना उसका पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। वो उसे वहां से जाने देने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक रोहन वहां पर पहुंच जाता है। जीजू वो उसे साइड में छुपने की कोशिश कर रही होती है। वो जानबूझ करके रोहन को कहता है कि मैंने शायद तुम दोनों को चाय पर बुलाया था, तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेकर के आए, चलो उसे कॉल करो और बुलाओ। अब रोहन सोच रहा था कि हुओ को उसकी वाइफ में कब से इंटरेस्ट होने लगा। ऊपर से जब वो जीजू को पीछे से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो जीजू तो नहीं है, लेकिन वो उसका फेस ढक लेता है ताकि वो उसे देख ना पाए। हुओ के कहने पर रोहन जीजू को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। वो उसे कहता है एक्चुअल में यहाँ पर मैंने नेटवर्क ब्लॉकर लगा करके रखा हुआ है, तो तुम्हें अगर कॉल भी करना है तो वो बाहर जा करके ही हो पाएगा। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कहता है रोहन को बाहर लेकर के जाने के लिए। रोहन वहाँ से बाहर जाता है। वो जीजू से कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम सिंगल हो, लेकिन रोहन को देख करके तो तुम काफी घबराई हुई थी। वो कहती है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, लेकिन तुम भी तो वो उसे यही दिखाना चाह रहे थे ना कि हम दोनों एक कपल की तरह है, और लगता है कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। वो सोच रहा होता है कि जीजू उसका माइंड कैसे रीड कर पा रही है। वो उसे रेडी होकर के बाहर आने के लिए कहता है। जीजू मनी मन सोचती है कि अगर वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो वो ये गेम थोड़ा और लंबा खेलना चाहेगी। चेंज वेंज करके थोड़ी देर बाद वो बाहर जाता है, जहाँ पर कि रोहन उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने यहाँ पर जीजू को कॉल कर दिया था और जीजू थोड़ी ही देर में रेडी होकर के इस तरीके से गोल्फ खेलने वाले ड्रेस में यहाँ पर आती है। वो ऐसे कहता है लगता है तुम्हारी वाइफ को गोल्फ खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो कहता है नहीं, बस वो कभी कभी प्रैक्टिस के लिए खेला करती है। वो उसे कहता है देखो मैंने तुमसे बिजनेस डील करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ऐसा है ना कि अगर तुम्हारी वाइफ इस एप्पल पर बिल्कुल सही निशाना लगा पाती है, तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें वो जो है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सोचने के लिए तैयार हूँ। कुछ सोचने के बाद रोहान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो यहाँ पर उसे बोलता है धीरे से जीजू चुप। फिर वो लोग गेम खेलने के लिए जाने लगते हैं। वो धीरे से जीजू को बोलता है कि यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं, वही मैटर करेगा कि तुम्हारी बहन कितने और दिन चैन से रहने वाली है। काफ़ी घबरा जाती है, हालांकि उसे बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना तो नहीं आता था, लेकिन उसके पास फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो इस तरीके से उस गेम के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो जानती थी कि वो ने जानबूझ करके ऐसा किया है उसे परेशान करने के लिए। वो बस दिखाना चाहता है कि वो दोनों कैसे न कैसे करके क्लोज है, बट वो क्या करे, वो चाह करके भी ये चीज़ें यहाँ पर नहीं फिलहाल शो कर सकती है। वो लोग सब बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि रोहन सर पर अपना एप्पल लेकर के बैठ जाता है और इस तरीके से वो अपना गेम खेलना स्टार्ट करती है। जो हुआ था वो जीजू को गेम खेलने में हेल्प कर रहा होता है। वो उसे कहता है तुम इसे मारना चाहती हो क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि तुम दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं है, वरना तुम मेरे पास नहीं आती। वो कह रही है क्या ये एक बॉल से मारा जाएगा? वो कहता है नहीं, एक बॉल से तो नहीं मारा जाएगा, हाँ कुछ और बॉल जरूर लगेंगे, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है क्या सच में तुम इससे मेरा पीछे छुड़ाने में मेरी हेल्प करोगे? वो कहता है ऑब्वियसली, लेकिन वो हुओ पर पूरी तरीके से भी भरोसा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो ये रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि अगर वो बच गया तो वो उसकी बहन को मार डालेगा और उसी को बचाने के लिए तो वो इतना सब कुछ गेम खेल रही है। इसी वजह से वो उसके साथ मिल कर के निशाना तो लगाती है, लेकिन ऐसे निशाना लगाती है कि वो सीधे एप्पल पर जाकर के लगता है और रोहन हर्ट नहीं होता है। वो डर के मारे चुपचाप बैठा हुआ था। जब एप्पल पर निशाना लग जाता है तो वो खुश था कि चलो अब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और जीजू के पास जा रहा होता है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि तुमने तो बिल्कुल सही निशाना लगा लिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
वो कहती है मैं इसे इतने आसानी से नहीं मारने वाली हूँ। आफ्टर दैट रोहन वहाँ पहुँचता है और उसे अपने करीब खींचता है और वो कहता है मैंने कहा था ना कि मेरी वाइफ़ बहुत ही टैलेंटेड है। देखा आपने किस तरीके से उसने यहाँ पर जो है सही निशाना लगाया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने क्या सोचा है? वो उसे कह रहा होता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में सोच सकता हूँ। मैं अपने सेक्रेटरी से बोलूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट रूहान यहाँ पर जीजू को कहता है कि फ़िलहाल अब हमारे घर जाने का समय हो गया है, तो हम आपसे बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। वो जानबूझकर के जीजी के बहुत ज़्यादा ही जीजू के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, ये चीज़ उसे दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर ये देख कर के उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है। जाने से पहले जीजू यहाँ पर जानबूझ कर के जीजू यहाँ पर अपना एक ब्रेसलेट हुओ के पास छोड़ जाती है, ताकि यहाँ पर उसका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिरकार करना क्या चाह रही है। उसे खुद भी इस बात का नहीं पता था। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो उसे कहता है, "आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी देने वाला हूँ।" वो घर लेकर के जाता है, वो कहती है, "मुझे मेरे सिस्टर से मिलना है।" वो कहता है, "हाँ, हाँ, चलेंगे, क्यों नहीं?" फिर वो इस तरीके से उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर वो उसे बुली कर रहा होता है। "वो तुमसे इतना क्यों चिपक रहा था? उसने तुम्हें कहाँ टच किया? मैं साफ देखा, वो तुम्हें हग कर रहा था, वो तुम्हारे इतने करीब था।" तुम्हें इस तरीके से वो गोल्फ खिलाने के बहाने वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो उसी पर उल्टा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। गुस्से में आकर के यहाँ पर वो एक वाइन का बॉटल उठाती है और उसे इस तरीके से उसके ऊपर मार देती है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से कैसे मिलने दूँगा? वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलने दिए तो फिर मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारा बात नहीं मानूँगी। वो जानता था कि वो ऐसा करेगी, इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से मिलने के लिए लेकर के चलता हूँ। हालाँकि अब वो किसी काम की नहीं है, वो बहुत ही डर्टी हो चुकी है। जीजू रुआन पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम्हारी वाइफ़ है, तुम अपनी वाइफ़ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? उसी ने एक्चुअल में उसे इतना ज़्यादा बुली किया था, ना जाने कितने लड़कों के साथ उसे भेजा था और फिर इस तरीके से वो उसे उससे मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसकी बहन की बहुत ही बुरी हालत थी। वो उसे इसी अंधेरे कमरे में बंद करके रखा करता था। जीजू को वो वार्न करता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाने का कोशिश भी करोगी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा। बेहतर होगा कि तुम कभी भी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना मत। ऐसा बोलते हुए वो दोनों बहनों को आपस में बात करने के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर जब जीजू को अकेले जीजी के साथ मौका मिलता है तो वो उसे कहती है, डोंट वरी बहन, मैं यहाँ पर जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकालने वाली हूँ। वो कंफ्यूज होकर के पूछ रही थी कि उसने कुछ उल्टा सीधा तो काम नहीं किया ना, क्योंकि उसे डर था कि अगर रुआन को पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे कहती है, तुमने हो के बारे में तो सुना होगा ना, वो रिचेस्ट प्रिंस जो कि हमारे शहर अभी-अभी फ़िलहाल आया हुआ है और यहाँ पर मैं उसे अपना बनाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं इस्तेमाल करूँगी उसे, वो हमारा हेल्प करे हमें यहाँ से निकलने में। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो, ये तो होश से भी ज़्यादा डेंजरस है। वो कहती है, हाँ, मुझे किसी और का हेल्प तो लेना पड़ेगा ना अगर इसे पीछे छुड़ाना है तो। बस कुछ दिन और तुम खुद को सँभाल लेना। मैं किसी हालत में तुम्हें यहाँ से निकाल कर के रहूँगी। जीजू को डर था कि रोहन कहीं जीजू को भी उसकी तरह बर्बाद ना कर दे, लेकिन जीजू से कहती है कि नहीं, अगर एक बार वो मेरे कंट्रोल में आ गया ना तो फिर रोहन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस कुछ दिन और बहन, तुम ही इकलौते रिलेटिव इस दुनिया में मेरी बची हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जब वो वापस से अपने घर लौटती है तो सोचती है कि अब हुआ से वापस कॉन्टैक्ट करने का वक़्त आ गया है। वो हुआ को मैसेज करती है कि शायद ये वाला ब्रेसलेट मेरा तुम्हारे पास ही रह गया है। अगर है तो बताओ। उसने तो खुद ही पर्सनली अपने हाथों से वो हुआ को ब्रेसलेट दिया था। हुआ उस समय अपने दोस्तों के साथ था। उसका मैसेज देखते ही वो ब्रेसलेट निकाल कर के देखने लगता है। उसके दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि किस लड़की का ब्रेसलेट वो देख रहा है, बड़ा स्माइल कर रहा है, लगता है कि तुम्हारे भी किसी पे क्रश आया है। कौन है वो लड़की भाई? वो कहता है किसी की वाइफ है। उसके दोस्त सुनकर के शॉक हो जाते हैं कि हुआ जैसे इंसान को किसी शादीशुदा लड़की पर प्यार आ रहा है, ये तो नहीं पॉसिबल है।
वो लोग जानना चाहते थे कि कौन वो इतनी खूबसूरत लड़की है भाई जो कि इस तरीके से उसे इम्प्रेस कर पाए। इस बात पर वो उसे कहता है कि नहीं, नहीं, अभी नहीं, एक बार चीज़ें क्लियर आउट हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें ज़रूर ही बताने वाला हूँ। फिर वो जीजू को रिप्लाई देता है और कहता है कि हाँ, वो आकर के उससे ले ले। और इस तरीके से जाने से पहले जीशु कुछ गुंडे लोगों को सेट करती है जो कि यहाँ पर जाकर के हुआ पर अटैक करने वाले थे जब वो उसके साथ रहेगी और नाम ये लोग लगाने वाले थे कि रुहान ने उसे भेजा है। वो अपना सारा सेटिंग कर लेती है और सोचती है कि अगर वो उससे एडिक्टेड हो रहा है तो वो उसे खुद से और ज़्यादा एडिक्टेड करेगी क्योंकि तभी वो इस झंझट से, इस हेल से बाहर निकल पाएगी। उसे पता था कि वो कल बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला है। रोहान कल बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला है, तो उसे ये काफ़ी अच्छा मौका दिखता है हुओ से मिलने का। इसी वजह से वो कल हुओ से मिलने के लिए बोल देती है। रात में जब वो हुओ से मिलने के लिए जाती है, तो वो जीजू को कहता है कि तुम सच में केवल ब्रेसलेट ही लेने के लिए आई हो? जीजू कहती है, हाँ, ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ इतनी रात को? तो उसे कहता है, तो फिर ठीक है, मेरे जीन्स के पैकेट में है, वो ब्रेसलेट तुम ले लो। अब जीजू अपना हाथ डालती है उसके जीन्स के पैकेट में, वो उसे छेड़ रहा होता है। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि अनजान लड़कों के जीन्स में ऐसे हाथ नहीं डालते? जीजू उसे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपने ब्रेसलेट को ढूँढ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सेट किए गए गुंडे लोग आ जाते हैं और हुओ पर अटैक करने लगते हैं। हुओ को तो फाइटिंग आती ही थी, वो उन गुंडे लोगों से लड़ने लगता है। उनमें से एक जब हुओ के पीछे से उस पर अटैक करने वाला था, जीजू उसे सेव करने के लिए बीच में चली जाती है। थोड़ा-सा वो इंसर्ट भी हो जाती है और हुओ ये देख कर के इम्प्रेस हो जाता है कि जीजू अपनी जान की फ़िक्र किए बजाय उसकी जान बचा रही है। और यहाँ पर वो भी इंसर्ट हो गया था थोड़ा-सा तो जीजू उसका केयर करने का एक्टिंग करते हुए उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, बट वो कहता है नहीं इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। तो वो उसकी चोट का यहाँ पर फ़ोर्स स्टार्ट करती है और वो उसे कहती है चलो डिनर करने का समय हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग रोड साइड स्टॉल से डिनर भी कर लेते हैं, साथ निकले ही हैं तो। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे धीरे-धीरे अपनी दुनिया में शामिल करने का कोशिश कर रही है। जीजू से कहती है कि ऐसा क्या देख रहे हो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार-व्यार तो नहीं हो गया? वो चुप था, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड भी था तो भी वो उसे ये बातें नहीं बताता है। वो दोनों जब साथ में रोड साइड स्टॉल पर जाते हैं तो यहाँ पर वो उसे एक प्यारा-सा फ्लावर लेकर के देती है और उसने खुद के लिए एक फ्लावर बुके भी बाय किया हुआ था। वो उससे जीजू से फ्लावर का नाम पूछ रहा होता है तो वो उसे बता देती है। वो लोग यहाँ पर साथ में खाना खाने बैठते हैं, तभी वहाँ पर जीजू को रोहन का मैसेज आता है। रोहन बिज़नेस ट्रिप पर था, जीजू सोचती है कि वो घर थोड़ी है तो वो उसे टाल देती है और कुछ टाइम बाद रिप्लाई देने का सोचती है। वो सोचती है जल्दी से वो हो के साथ अपना ये डिनर डेट फिनिश करके घर पहुँच जाती है जिससे कि रोहन को पता भी ना चले कि वो बाहर गया हो। वो जब यहाँ पर कोरिएंडर खा रही होती है तो वो नोटिस करता है कि इसके बारे में जो मैंने पता लगाया था उस हिसाब से तो यहाँ पर जीजू को कोरिएंडर से एलर्जी है तो फिर वो खा कैसे रही है? वो जीजू से पूछता भी है। जीजू को ध्यान आता है कि उसकी बहन को कोरिएंडर से एलर्जी है। वो उसे टालने के लिए बहाना कर देती है, लगता है कि तुम मुझ में सच में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो। इसी वजह से मेरे बारे में तुमने इतना सब कुछ पता लगा करके रखा हुआ है। वो बस स्माइल करके रह जाता है। मैसेज आने पर वो जीशु का फेस देख कर के समझ जाता है कि रोहान उसे मैसेज कर रहा होगा। खाना-वाना खाने के बाद वो जीजू को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो कार से निकल कर के बाहर आ जाता है। जीजू से कहती है, "तुम सच में मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आए हो?" वो कहता है, "हाँ।" फिर वो उसे कहती है, "तो चलो फिर ठीक है, मेरा ब्रेसलेट भी मुझे वापस कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।" वो सोच रहा था ये लड़की कितनी ज़्यादा हार्टलेस है, इसे तो सिर्फ ब्रेसलेट से ही मतलब है। वो ब्रेसलेट उसे देता है, थोड़ा-सा गुस्से में वहाँ से चले जाता है। जीजू सोचते हैं, "मैंने तो इसे ऑफेंड नहीं किया, तो फिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है?" लेकिन जैसे ही वो घर जाती है तो ये देख कर के शॉक हो जाती है कि रोहन बिज़नेस ट्रिप से लौट आया है। वो कहती है तुम तो बिज़नेस ट्रिप पर गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो उसे कह रही होती है कि वो उसे बोल रहा होता है क्यों? मुझे देख कर के तुम खुश नहीं हो? उसका कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में तुम बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए थे, तो मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो। वो कहता है तो तुम गई कहाँ थी? कहीं वापस से हुआ से मिलने के लिए तो नहीं चली गई थी। वो कहती है अब पूरे शहर पे तो तुम्हारा कंट्रोल है ही, तो फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं हुआ से मिलने के लिए जाती तो क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं चल जाता? लेकिन उसे डाउट था कुछ न कुछ तो ये गड़बड़ ज़रूर ही करने के लिए गई हुई है और वो गुस्से में उसे वापस से बुली करने लगता है। साथ में फ्लावर बुके देख कर के उसे ऐसा लग रहा था कि ये बुके किसी लड़के ने उसे दिया है, ऐसे रेडी-वेडी होकर के गई थी। इस वजह से उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ रहा होता है।
वह जीजू को गला दबा करके यहाँ पर बुली करने लगता है गुस्से में। तभी वहाँ पर वो बीच में आ जाता है और रोहान का हाथ रोक लेता है। जीजू भी कंफ्यूज और शॉक कि वो यहाँ पर वापस कैसे आ गया, ये तो उसके प्लान में था ही नहीं। इधर रोहान भी देख कर के शॉक कि वो आधी रात को उसके घर पर ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहा है। हो को यहाँ आया हुआ देख करके रोहन पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल का जवाब लेने के लिए आया हूँ, साथ ही में मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी बोला था, तो उसी बारे में बात करने के लिए आया हुआ हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे तो रोहन काफ़ी खुश हो जाता है। वो नोटिस करता है कि रोहन ने जीजू को इस तरीके से बुली किया है कि उसके हाथ पर निशान बन गया है। वो जीजू को चाय बनाने के लिए बोलता है तो वो रोहन को भेज रहा होता है। उसका कहना था कि नहीं, तुम जाओ, तुम चाय बना करके लेकर के आओ। तो फिर वो इस तरीके से चले जाता है टी बनाने के लिए। अब यहाँ पर वो जीजू से पूछता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना बुली कर रहा है, तो फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो? उसका कहना था कि ये उसकी प्रॉब्लम है और वो खुद ही इसे सॉल्व कर लेगी। लेकिन वो यहाँ पर जीजू के हाथ पे लगे निशान को देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जब रोहन इधर नहीं था तो वो उसे किस करने लगता है। तभी इधर रोहन आने लगता है तो वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि वो उसके घर पर है और वो घर पर कोई तमाशा नहीं चाहती। वो समझ जाता है कि वो उससे डरती है। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में उसकी काफ़ी ज़्यादा ही पिटाई लगाता होगा। तभी वहाँ पर रोहन ऐसे आता है तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो उसे टी ऑफ़र कर रहा होता है तो वो गुस्से में चाय उसके हाथ के ऊपर गिरा देता है और कहता है, तुमने जो गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हुआ हूँ, क्या तुम इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे? इस बात पर रोहन का कहना था, नहीं नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, भला मैं गुंडे क्यों ही भेजूंगा तुम्हें मारने के लिए, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ये बात अच्छे से पता है। वो ऐसा कहता है, चलो ठीक है, ये भी सही है। वो यहाँ पे रोहान को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए। अब गरम चाय से उसका हाथ का स्किन ऐसे बर्न हो गया था तो उसे फ़िलहाल साइन नहीं किया जा रहा होता है। वो तुरंत ही रोहान से वो कॉन्ट्रैक्ट छीन करके फाड़ देता है और कहता है, लगता है कि तुम अभी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। रोहन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ आते-आते रह गया। जीजू पहली बार रोहान को इस तरीके से परेशान देख रही होती है। कहीं न कहीं वो मन ही मन खुश हो रही होती है और सोचती है उसने बिल्कुल सही इंसान को अपना निशाना बनाया हुआ है। यही इंसान उसे रोहान के इस जुर्म से उसे बाहर निकाल सकता है। और यहाँ पे रोहन जीजू को कह रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पर तुम्हारी वज़ह से आया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो तुम अपनी बहन को ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। इस बात पे जीजू उसे कहती है कि मेरे और वो के बीच में कुछ भी नहीं है। वो इतना बड़ा इंसान है, वो मेरी जैसे सिंपल लड़की में क्यों ही इंटरेस्ट रखेगा। कहीं न कहीं ये बात भी रोहन को सही लगती है कि सही ही कह रही है। फिर वो इस तरीके से अपना फर्स्ट एड करने के लिए वहाँ से जा रहा था और बोलता है कि कल एक ऑक्शन पार्टी है, वहाँ पर हमें वापस से एक कपल बन कर के चलना है और कोई भी वहाँ पंगा नहीं होना चाहिए। वो दोनों वापस से उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि जीजू की नज़रें जीजी पर पड़ती है। वो सोचती है कि इस लड़की का वापस से इस्तेमाल करना तो बनता है और जीजी ने सोचा था कि आज वो जीजू को नीचे दिखा करके रोहान की नज़र में ऊँची हो जाएगी और वो जल्दी ही जीजू को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था। यहाँ पर वो भी आता है, जीजू सोच रही होती है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। वो तो बस अकेले ही रोहन से भिड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आने से फिलहाल की सिचुएशन में उसका पंगा बढ़ सकता है। वो यहाँ पर आता है, थोड़ा बहुत रोहन से बात करने के बाद चुपचाप अपनी सीट पर चले जाता है। वहाँ पर वो गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर कि जीजू की आंटी का एक प्रिटी सा नेकलेस आता है ऑक्शन में। वो सोच रही होती है कि उसे तो मैंने म्यूजियम वाले को दे दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनके लिए, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। रोहन उस नेकलेस को देखते ही जीजू से पूछ रहा होता है, क्यों, तुम्हें वो नेकलेस चाहिए? जीजू चुप थी, उसे वो नेकलेस चाहिए तो था लेकिन रोहन से नहीं। यहाँ पर ये नेकलेस एक्चुअल में एक गेम के जीतने वालों को ही मिलने वाला था। वो लोग यहाँ पर गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम में वो भी था, रोहन भी था और जीजी भी थी। जीजी तो सोचती है कि यही नेकलेस वो जीतेगी, जीजू को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि जीजू को वो नेकलेस पसंद था। गेम स्टार्ट होता है तो वो पहले राउंड में ही हार जाती है। असली गेम चैलेंज यहाँ पर वो और रोहन के बीच में लगा हुआ था। रोहन जब अपने 2 पत्ते खोलता है तो उसका ध्यान जाता है कि वो जीतने ही वाला है। लेकिन अभी उसने हो के पत्ते को देखा नहीं था और जीजू यहाँ पर हो के पास जा कर के उसके पत्तों को खोलने लगती है और कहानी का पार्ट 1 हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो और माफिया की लव स्टोरी का पार्ट 2 आपको देखना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ,
वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैं जल्दी से आपके लिए इस कहानी का पार्ट 2 लेके आने का कोशिश करती हूँ।